हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टू द कंपनी, प्रोटेक्ट टू द कंपनी एंड ऑपरेट होता है, ऑपरेट होता है अगेंस्ट दी आउटसाइडर, अगेंस्ट दी आउटसाइडर। भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो प्रोटेक्ट करता है कंपनी को। मतलब क्या है इसका, अगर कोई भी कंपनी, इफ एनी कंपनी dealing with, if any company dealing with the outsider, 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 as per the doctrine of indoor management, as per the doctrine of indoor management, it shall be the duty of outsider to have the knowledge of article of association of company and memorandum of association company। ये कहना चाह रहा है कि हैज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये कह रहा है कि भाई आउटसाइडर, आउटसाइडर shall have the knowledge of company is article of association and memorandum of association। ये कहना चाह रहा है कि एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कोई भी पर्सन, जैसे आप किसी कंपनी के साथ डील करते हो, मान लो आपको किसी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, आप में से कोई रिलायंस के शेयर परचेज करना चाहता है, बट आपको बाद में पता चला कि भाई रिलायंस या कोई भी कंपनी कि भाई वो तो फ्रॉड कर रही है या किसी भी तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इस केस में एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको बोला जाएगा कि भाई ये आपकी ड्यूटी थी कि भाई आपको रीड करना था प्रॉपरली कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ आ गई? यस सर। हाँ, क्लियर है यहां तक? अब क्या है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल? जब क्या होता है, मेमोरेंडम होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट आपको किसी भी कंपनी का अगर आपको मेमोरेंडम देखना है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना है, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके उस कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ सकते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, किसी भी पर्सन के द्वारा इसको आराम से चेक किया जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप किसी कंपनी के साथ जब डील कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आपको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या काम करती है, आपको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे वो बैंक क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन डील करता है, डीलिंग के टाइम से पहले वो कंपनी का एमओए और एओए हमेशा चेक करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर बाद में कोई उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ, सो दैट कि वो कह सके कि भाई मैंने तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बर्डन आपके ऊपर है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो डॉक्ट्राइन है वो आपके अंगेंस्ट में क्या होता है, ऑपरेट होता है, आउटसाइडर के अंगेंस्ट में ऑपरेट होता है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। समझ आ गई? समझ आ गई सिमरन? समझ आ गई अदिति? हाँ जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन हु कंटेम्पलेट एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी हैज द मीन ऑफ सर्टेनिंग
and is consequently presumed to know not only the exact power of company but also the extent to which this power has been delegated to the director or any of the limitation placed upon the power. ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो क्या करेगा, वो एश्योर करेगा अपने आप को, वो सर्टेन करेगा, क्या सर्टेन करेगा कि भाई कंपनी की क्या क्या पावर है, कंपनी की क्या क्या पावर है, कंपनी कौन कौन सी पावर डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकती है और कंपनी की पावर्स पे क्या क्या लिमिटेशन है। ये सारी चीजें कोई भी आउटसाइडर जब कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ये सारी चीजें क्या करेगा, चेक करेगा। इन अदर वर्ड एवरी पर्सन। ओके सर। हाँ जी सर मुझे एक डाउट है, आपने बोला था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंडोर मैनेजमेंट ही उसको सिर्फ देख सकती है कि इंडोर आउटसाइडर उनको चेक नहीं कर सकते। इंडोर मैनेजमेंट में भी एक्सेप्शन में लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर हाँ कि भाई कंपनी इंडोर मैनेजमेंट में कब एप्लीकेबल होगा, इंडोर मैनेजमेंट भी तब एप्लीकेबल होगा कि जब पर्सन ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ रखा है, उसे नॉलेज है। आप ये कह के इंडोर मैनेजमेंट के अंदर वो ले रहे हो, प्रोटेक्शन ले रहे हो कि मुझे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज नहीं थी इसीलिए मुझे इंडोर मैनेजमेंट के अंदर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसे नहीं मिलेगी। समझ आ गई? आपको मतलब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट थे उनकी नॉलेज है बट आपको इंटरनल जो कंपनी की पॉलिसीज हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तब इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि भाई आप जब भी कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। समझ आ गई? सिचुएशन डिफरेंट नहीं हो जाएंगी? सिचुएशन दोनों डिफरेंट है। सिचुएशन कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोल के चल रहा है कि यार आप अंधे होके थोड़ी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है ना भाई। कंपनी का पूरा कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के पावर्स क्या हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, ये सारे का सारा तो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है। डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर है ये सारे का सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। भाई ये चीजें तो आप कभी भी देखना, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे आपसे सबसे पहले कोई भी पार्टी कंपनी के साथ डील करेगी, कोई भी बैंक कंपनी के साथ डील करेगा, आपसे सबसे पहले क्या लेगा, आपसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले लेगा वो आपसे, क्योंकि वो सबसे पहले यही पढ़ेगा कि भाई, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की पावर्स क्या है। समझ आ गई? हाँ जी अभी। हाँ। In other words, every person dealing with the company is deemed to have a constructive notice of the content of its memorandum and article। तो मतलब हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको मेमोरेंडम की और आर्टिकल की क्या है, पूरी की पूरी नॉलेज है। आगे बात करते हैं। In fact, he is registered not only as having read this document but also having understand them according to the proper meaning। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, आप आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा, सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी आपको समझ आना चाहिए। समझा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखा कुछ और था और आपने कुछ और मीनिंग समझ लिया। जब तक आपको प्रॉपर मीनिंग समझना हो तब तक आप कंपनी के साथ डीलिंग नहीं करेंगे। अगर आप डीलिंग करते हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे एज पर दी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। हाँ अदिति, समझ आ रहा है? यस सर। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इफ अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, अगर कोई पर्सन एंटर करता है किसी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, हैज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम और आउटसाइड द लिमिट सेट आउट इन द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, ही कैन नॉट हैज अ जनरल रूल एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी।
For example, if article provide that bill of exchange to be effective must be signed by two directors, a person dealing with the company must see that it should be signed by it is so signed otherwise he cannot claim. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन, मान लो आप में से कंपनी के साथ कोई डीलिंग कर रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप ये भी पढ़ोगे, ये भी चेक करोगे कि किस डायरेक्टर के पास पावर है साइन करने की, कितने डायरेक्टर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर ये लिखा है आर्टिकल के अंदर कि भाई दो डायरेक्टर साइन करेंगे, तो आप ये भी चेक करोगे कि भाई दो डायरेक्टर ने साइन किया या नहीं। अगर दो डायरेक्टर ने साइन नहीं किया तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि कितने डायरेक्टर ने साइन करना था, मुझे नहीं पता था कि कौन डायरेक्टर ऑथोराइज थे। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये आपकी ड्यूटी है चेक करना एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ, तभी बोला है ये आउटसाइडर के अगेंस्ट ऑपरेट होता है, ये आउटसाइडर के अगेंस्ट चलता है और कंपनी को प्रोटेक्ट करता है ये डॉक्ट्राइन। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। In other case, article required that all documents should be signed by the managing director, company secretary, working director on behalf of the company. भाई ये कहना चाह रहा है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये लिखा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया जाएगा किसके द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, वर्किंग डायरेक्टर जो है उसके द्वारा। A deed of mortgage was executed by the secretary and the working director only, and the court held that no claim would lie under such deed. The court said that mortgagee should have consulted the article before deed was executed. Therefore, even though the mortgagee have acted in good faith and the money borrowed applied for the purpose of the company, the mortgage was nevertheless invalid. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा था, मान लो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा था कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको साइन कौन करेगा, उसको साइन करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी उसको साइन करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव वर्किंग डायरेक्टर, ये तीनों साइन करेंगे। बट कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने किसी दूसरे पर्सन मिस्टर ए के साथ लोन लिया, कोई मॉर्गेज डीड की, मतलब ये मॉर्गेजी था, ये मॉर्गेजर था, इसने अपना कुछ क्या किया गिरवी रखा, तो उस और इसने इसको पैसा दिया। मान लो जो मॉर्गेज डीड बनी, मॉर्गेज डीड के अंदर सिर्फ किसने, वर्किंग डायरेक्टर ने और सेक्रेटरी ने साइन किया, एमडी ने साइन नहीं किया। इसने क्या किया, इसने क्लेम कर दिया कहां पे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर अपने मॉर्गेज, अपना पैसा रिकवर कराने के लिए। कोर्ट ने बोला कि ये मॉर्गेज दो है, ये मॉर्गेज डीड जो है ये प्रॉपर साइन नहीं है, ये एज पर दी आर्टिकल प्रॉपर साइन नहीं है, ये इनवैलिड है, आपके पास क्लेम करने का कोई राइट नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक। हाँ हाँ जी। आपको चेक करना है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको क्या कहता है कि आप जब भी कंपनी के साथ डील करोगे आप चेक करोगे मेमोरेंडम को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कि भाई प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से है, क्या कंपनी की पावर है, क्या डायरेक्टर की पावर है, कंपनी क्या काम कर सकती है, किन किन पावर्स को लेके कंपनी के लिमिटेड है, उसकी पावर लिमिटेड है, वो सारा चेक करेगी। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो आपने रीड नहीं किया और कुछ भी मिस हुआ और बाद में पता चला कि ये तो कंपनी ने मेरे साथ गलत किया है, आपके पास राइट नहीं है कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने का, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि भाई ये आपकी ड्यूटी थी, आपकी ड्यूटी थी, आपको सब कुछ पढ़ना था, आपको सब कुछ समझना था, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट करना था। ये आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर कंस्ट्रक्टिव नोटिस बता के चलता है। क्लियर है? हाँ जी। हाँ आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे कहना चाह रहा है यहाँ पे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को, हु आर एंटाइटल्ड टू एन एश्योरेंस दैट ऑल द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट. Outsider dealing with the incorporated body are bound to take notice of limit imposed on the corporation by the memorandum or other document of constitution. Nevertheless, they are entitled to assume that the director or other person exercising authority on behalf of the company are doing in accordance with the internal regulation. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है on the other hand जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का उल्टा है. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो ऑपोजिट है किसके? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर आउटसाइडर प्रिज्यूम कर लेता है. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आउटसाइडर जो डील कर रहा है कंपनी से वो प्रिज्यूम कर लेता है कि कोई भी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर acting on behalf of the company वो अज्यूम कर लेता है कि कोई भी डायरेक्टर एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी कि भाई उसके पास क्या है, प्रॉपरली पावर है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, वो प्रॉपरली अपनी अथॉरिटी के अनुसार ही काम कर रहा है. वो इंटरनल मैनेजमेंट को नहीं चेक करेगा. आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि भाई वो इंटरनल पॉलिसीज को चेक करने की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ आ गया? अधरीति समझ आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? हाँ जी. ओके. अब आता है दूसरा डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, ये बात करते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो क्या होता है? अल्टर ईगो एक लैटिन वर्ड है. इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है अदर आई. जिसका मतलब होता है अदर आई. अदर आई. अदर आई का मतलब क्या? अदर आई का मतलब कि दूसरा मेरे जैसा, दूसरा मेरे जैसा. मोर आइडियोमेटिक, इट कैन बी अंडरस्टूड हैज द आइडेंटिकल कॉपी और पर्सन, किसी पर्सन की कोई आइडेंटिकल कॉपी. जो लुक लाइक होते हैं ना, लुक अलाइक, जो डुप्लीकेट होते हैं, किसी पर्सन जैसे दिखते हैं, जो किसी पर्सन के क्लोन की तरह होते हैं, वो होते हैं, उनको, उनके लिए टर्म यूज की जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो कि भाई किसी पर्सन की कोई कॉपी, किसी पर्सन का कोई क्लोन या किसी पर्सन का कोई डुप्लीकेट, किसी पर्सन का कोई डुप्लीकेट, किसी पर्सन की कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी, या फिर किसी पर्सन का क्लोन, ये होता है अल्टर ईगो. इसका मीनिंग होता है अल्टर ईगो. अब ये होता क्या है बात करते हैं. इट इज कॉमन टीनेट दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड अ कंपनी. ये तो हम मानते हैं. कंपनी क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है हैज पर द
प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। और कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी जो है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की अपनी एंटिटी उसके डायरेक्टर से, उसके शेयर होल्डर से अगर अलग होती है, ये हम मानते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। द कॉमन हाँ जी लॉ, सर, क्लियर। हाँ, द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ग्रांट इम्यूनिटी टू द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर फ्रॉम बीइंग हेल्ड लायबल फॉर द डेट एज वेल एज क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी अपने काम के लिए खुद लायबल होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर्स की और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अंडर द कंपनीज एक्ट मेंबर्स की लायबिलिटी और डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो हाउएवर प्रोवाइड फॉर द एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिजम्पशन इन द लॉ। बट डॉक्ट्राइन ऑफ क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो एक्सेप्शन दे है। ये एक एक्सेप्शन है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो कहता है कि भाई जो कंपनी है और जो उसके शेयर होल्डर है वो अलग नहीं है। दे आर नॉट सेपरेट। वो अलग नहीं है। अल्टर ईगो इज द डॉक्ट्राइन विच प्रिवेंट द शेयर होल्डर ऑफ द corporation, shareholder and director from taking the refuse of doctrine of separate legal entity। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये रिफ्यूज करता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। लिखो एक्सेप्शन है। दिस इज एक्सेप्शन। किस चीज की एक्सेप्शन है? जर्नल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये रिफ्यूज करता है, ये मना करता है, ये कहता है कि जो डायरेक्टर है, जो शेयर होल्डर है, वो सेपरेट है ही नहीं है। Hence, doctrine of alter ego is the based on lifting of corporate will। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कि भाई जो ये हम कहते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के मेंबर, कंपनी के शेयर होल्डर अलग हैं, कंपनी अपने काम के लिए खुद लायबल होगी, जो ये हम बार बार बोलते हैं, ये चीज होती है कॉर्पोरेट विल। और इसको लिफ्ट करना मतलब इस चीज को उठाना। इस जो लोगों की आंखों के सामने ये पर्दा डला हुआ है कि कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इस पर्दे को हटाना, लोगों की आंखों से इस पर्दे को हटाना क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो कहता है कि भाई नहीं, हम नहीं मानते। ये डॉक्ट्राइन कहता है हम नहीं मानते कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये डॉक्ट्राइन नहीं मानता कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये नहीं मानता। ये मानता है कि भाई जो डायरेक्टर हैं, जो शेयर होल्डर हैं और जो कंपनी है वो सब एक है। वो सब क्या है? एक है। समझ आ गई डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो क्या कहना चाह रहा है? क्लियर है? हाँ जी। सिमरन, अद्रिति, समझ आ गया? हाँ जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो is based on the assumption that the company as well as the shareholder and the managing director are the alter ego for each other. That is, one is the shadow reflection of other or can be understood two side of same coin। ये कहना चाह रहा है कि भाई
डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये कहना चाह रहा है कि ये मानता है जो कंपनी है, जो शेयर होल्डर है, जो डायरेक्टर है, वो एक दूसरे की क्या है, आइडेंटिकल कॉपी है, एक दूसरे के क्लोन है, वो एक ही है, वो एक दूसरे की शेडो है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो अलग नहीं है। Hence the court can rely on alter ego doctrine when they find that there is very thin line of distinction between the shareholder, director and corporation or a limited liability corporation। कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, कोर्ट के अंदर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब लगता है कि भाई डायरेक्टर भी एक ही पर्सन है, शेयर होल्डर भी एक ही पर्सन है और सब मिलके एक तरह से काम कर रहे हैं, तो वहां पे फिर कोर्ट कौन सा डॉक्ट्राइन लगाती है, फिर कोर्ट डॉक्ट्राइन लगाती है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, कि भाई सब तो एक ही है, सारे तो एक काम कर रहे हैं, हम नहीं मानते, एज पर द डॉक्ट्राइन हम मान के चलते हैं कि सब एक है, सब एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी है, कोई अलग नहीं है और सब के सब एक है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ पे, यहां तक क्लियर है? एक केस आया था, ओके, एक केस था लेनर्ड कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी। इसमें क्या हुआ था, विस्काउंट हेल्डेन प्रोपाउंडेड द अल्टर ईगो थ्योरी। जो ये पर्सन था विस्काउंटिंग हेल्डेन, इसने क्या किया था, अल्टर ईगो थ्योरी को बताया था and distinguish it is vicarious liability. The House of Lords state that the default of managing director who is directing mind and will of the company would be attributed to him and he held for the wrong, और वो पर्सनली लायबल होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी का एज पर दिस डॉक्ट्राइन, एज पर द केस लैनर्ड कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, ये कहना चाह रहा था कि भाई जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, सारे डिसीजन कौन लेता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, कंपनी का माइंड है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, कंपनी की विल है। तो भाई हम मान के चलेंगे जो भी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ने गलत किया एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, वो पर्सनली लायबल होगा। क्लियर है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो समझ आ गया? हाँ जी। चलो आगे बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल सेम है, सेम जैसे ही है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। हाँ जी। बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल, सबसे पहले व्हील का मीनिंग क्या होता है, व्हील का मीनिंग, व्हील का मीनिंग कोई बताएगा क्या होता है? अदिति पता है व्हील का मीनिंग? हाँ जी, पर्दा। हाँ, पर्दा कह लो, पर्दा हो गया, कोई भी क्या लाइक घूंघट कह लो, ऐसे किस तरह से कुछ भी कह लो। अब कॉर्पोरेट विल का मीनिंग होता है, कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट विल का मीनिंग होता है कॉर्पोरेट का, एक कॉर्पोरेट नाम का पर्दा, कॉर्पोरेट नाम का पर्दा। इस कॉर्पोरेट नाम के पर्दे में, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो जनरल रूल है, जनरल रूल ये कहता है, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भाई जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के हर एक काम के लिए कंपनी खुद लायबल होगी, ये भी कहता है। मेंबर जो है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई कंपनी बना लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब आगे तो वो बताते हैं कंपनी,
आगे तो क्या है कि कंपनी का नाम दिखाते हैं, लेकिन पीछे वो बैठे हुए उन्हीं का माइंड होता है, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, नाम खराब होता है तो कंपनी का खराब होता है। इन लोगों को तो पता ही नहीं है किसी को ये कौन है, सिर्फ कंपनी का नाम पता है, इन लोगों का नाम पीछे पता ही नहीं है कि जो क्या कर रहे हैं, पीछे से काम कर रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जो फ्रॉडुलेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट विल कहता है कि कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर और कंपनी दोनों अलग हैं। कंपनी काम के लिए कंपनी खुद लायबल होगी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इस वजह से इस चीज का कई बार क्या करते हैं, मेंबर्स जो हैं फायदा उठा लेते हैं, कंपनी के मालिक फायदा उठा लेते हैं, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कंपनी के नाम से कुछ भी करते हैं, और उसके लिए लायबल कौन हो जाता है, कंपनी लायबल हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आया, इस चीज से बचने के लिए कंसेप्ट आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब यहां पे क्या है कि भाई इस कॉर्पोरेट नाम के पर्दे को उठाना और पीछे देखना कि कौन एक्चुअल में, किसका माइंड है, एक्चुअल में कौन लोग हैं, एक्चुअल में कौन रियल लोग हैं जो इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। हाँ, अदिति क्लियर है? हाँ जी। ओके, लिफ्ट कॉर्पोरेट विल का समझ आ गया। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मीनिंग होता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है लिफ्ट करना कॉर्पोरेट विल को, कॉर्पोरेट नाम के उस पर्दे को उठाना और उन रियल लोगों तक पहुंचना जो क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए फ्रॉडुलेंट तरीके से कंपनी का नाम यूज करके बिजनेस क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब कहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये तो हमने पढ़ी थी नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। कुछ केसेस हुए थे और उन केसेस के बेसिस पे बताया गया था कि यहां पर कॉर्पोरेट विल जो है लिफ्ट होगी, यहां पर मेंबर जो है या डायरेक्टर जो है पर्सनली लायबल होंगे। पहला केस, वेयर द कॉर्पोरेट विल हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड or improper conduct. In such situation, court have lift the corporate will and look the reality of the situation. केस आया था जॉन वर्सेस लिपमैन, एक केस था जॉन वर्सेस लिपमैन का। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि अगर कंपनी का नाम फ्रॉड करने के पर्पज से या गलत काम करने के पर्पज से यूज किया जा रहा है, तो उस केस में उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो एक्चुअल में वो काम कर रहे हैं। वहां पर फिर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा। क्लियर है? समझ आ गई? दूसरा, वेयर अ कॉर्पोरेट facet is really on an एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली। यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि जहां पर ये कॉर्पोरेट है, जहां पर कंपनी का आप लोगों को दिखा रहे हो, जो कंपनी का नाम आप यूज कर रहे हो, कंपनी सिर्फ आपकी एजेंसी की तरह काम कर रही है। कंपनी सिर्फ आपकी क्या काम कर रही है, एजेंसी की तरह काम कर रही है। आप अपने पर्सनल फायदे के लिए कंपनी का यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी जहां पे कंपनी सिर्फ लोगों के लिए काम ना करके सिर्फ आपके पर्सनल फायदे के लिए आप कंपनी का बना के काम करो, तो उसका वहां पर कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। जहां पे कंपनी सिर्फ आपकी एजेंसी की तरह काम करे, जहां पे कंपनी सिर्फ आपको पर्सनल बेनिफिट दे, लोगों को, कस्टमर को, क्लाइंट्स को, किसी को भी इग्नोर करे, सबको इग्नोर करे, सिर्फ आपके पर्सनल बेनिफिट को देखे, तो इस केस में क्या होगा, हम मान के चलेंगे कि भाई वो सिर्फ आपकी क्या है, एजेंसी है, एक
यहाँ पे केस लो आया था आरजी फिल्म लिमिटेड, आरजी फिल्म लिमिटेड का केस था। अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस फिल्म इन इंडिया, एक अमेरिकन कंपनी थी जो इंडिया के अंदर फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी, टेक्निकली इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी। कंपनी अमेरिका की थी, फिल्म इंडिया में प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन नाम किसका यूज कर रही थी? ब्रिटिश कंपनी का, इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी। इस ब्रिटिश कंपनी के अंदर 90% ऑफ हुज कैपिटल वाज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कंपनी। इस ब्रिटिश कंपनी के अंदर 90% जो शेयर कैपिटल थी वो किसकी थी? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट की। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ये ब्रिटिश कंपनी है ये सिर्फ नाम नाम की ब्रिटिश कंपनी है, एक्चुअल में तो ये अमेरिकन कंपनी की एजेंसी है। समझ आ गई? क्लियर है? तो इस केस में ये अमेरिकन कंपनी और ब्रिटिश कंपनी एक ही है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। क्लियर है? समझ आ गई? सर इसमें कंपनी दोनों कंपनीज ही हैं? दोनों कंपनी है। देखो क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी थी। अब इसका पॉइंट है कॉर्पोरेट के बाद FACED, इसका मीनिंग क्या है? कहाँ पे कह रहे हो? जो बी पॉइंट है, मेन पॉइंट, हाँ, इसके साथ है कॉर्पोरेट। जो कॉर्पोरेट फेसेट का मीनिंग होता है कि भाई आप जो कॉर्पोरेट का चेहरा दिखाना, फेसेट होता है एक तरह से दिखावा दिखाना, जो आप कॉर्पोरेट का दिखावा दिखा रहे हो, दिखावा। एक्चुअल में क्या है, रियली में क्या है, वो सिर्फ एजेंसी है आपकी। इंस्ट्रूमेंट में जो जो ये कॉर्पोरेट नाम का आप चेहरा दिखा रहे हो, ये एजेंसी है सिर्फ आपकी। अगर किसी पर्सन की ये कॉर्पोरेट चेहरा, फेसेट क्या होता है? एक्सप्रेसली चेहरा, ठीक है, चेहरा दिखाना, दिखावा दिखाना। ठीक है ना? ठीक है। हाँ। अब जैसे कंपनी अमेरिकन कंपनी थी और एक थी ब्रिटिश कंपनी। हाँ जी। ये अमेरिकन कंपनी क्या कर रही थी? डायरेक्टली इंडिया में क्या नहीं कर रही थी? फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, ये इस कंपनी के थ्रू इंडिया में फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी। बाद में पता चला कि भाई इस कंपनी के अंदर इस अमेरिकन कंपनी ने 90% शेयर होल्ड कर रखे हैं। अमेरिकन कंपनी के इस प्रेसिडेंट ने 90% शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ये ब्रिटिश कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी नहीं है, ये तो एजेंसी है अमेरिकन कंपनी की। तो ये भी क्या मानी जाएगी? अमेरिकन कंपनी ही मानी जाएगी। समझ आ गई? हाँ जी। जहां पर कंपनी कोई ऐसा काम करे जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, जो लोगों के हित के खिलाफ हो, तो वहां पे भी कोर्ट क्या करेगा? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेगा। आप कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो लोगों के हित के खिलाफ है, तो उस केस में कंपनी के मालिक पर्सनली लायबल होकर यहां पर चलेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? यहां तक कोई हाँ डाउट? जी। अभी तक कोई डाउट यहां तक? नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ आ क्लियर। गया? अदिति, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सिमरन समझ आ गया? डॉक्ट्राइन ऑफ, हाँ जी। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर इको, हाँ जी, क्लियर है। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल, यहां तक समझ आ गया? अब हमारे पास एक केस होता हाँ है इस, जी। हाँ, हम्म। ओके। अब हमारे पास एक केस होता है, केस कौन सा है? डेलमेर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड। 1916 का केस है ये, 1916 का केस है। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। उस टाइम पे जर्मनी
एंड फ्रांस, दोनों क्या थी, एनिमी कंट्री थी, एनिमी कंट्री। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, पाकिस्तान, भाई क्या हुआ, एक जर्मन की कंपनी थी जिसका नाम था डैलमर कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम था डैमलर कंपनी लिमिटेड, वो जर्मन की कंपनी थी। और एक कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड, एक फ्रांस की कंपनी थी उस टाइम पे। दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप हुई, उस टाइम पे दोनों कंपनी के बीच में कोई पार्टनरशिप हुई, दोनों कंपनी ने पार्टनरशिप की। बट कोर्ट ने बोल दिया, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसीलिए, और इस कंपनी के मालिक भी, और इस कंपनी के मालिक भी आपस में दुश्मन हैं, इसीलिए हम मानेंगे ये डैलमर कंपनी भी और कॉन्टिनेंट कंपनी भी आपस में दुश्मन है, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ये इसके जब इन दोनों के पार्टनर क्या हैं, दुश्मन है, तो ये कंपनी भी दुश्मन है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट माना जाएगा। क्यों, दोनों के ओनर दुश्मन है, तो ओनर दुश्मन है तो कंपनी भी दुश्मन है, तो यहाँ पे ओनर और कंपनी को एक माना जाएगा, तो इसीलिए दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, तो दोनों को दुश्मन माना जाएगा। समझ आ गई, दोनों ही एक दूसरे के एनिमी माने जाएंगे। क्लियर है? हम इंडिया से ही मान के चलते हैं भाई, मान लो अब इंडिया और पाकिस्तान से मान के चल रहे हैं, आज के टाइम पे सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे के इंडिया और पाकिस्तान ही है, इंडिया और पाकिस्तान। भाई एक इंडिया से है, कोई भी मिस्टर ए इंडिया से है, और कोई भी पाकिस्तान से है, दोनों एक दूसरे के, जब कंट्री दुश्मन है तो ये भी आपस में दुश्मन है, हम मानते हैं। सबसे पहले कंट्री आती है, जब ये दुश्मन है आपस में, इनकी कंपनी भी आपस में क्या होगी, राइवल होगी। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके। Where it was found that the sole purpose for which the company was formed was to evade tax, the court will ignore the concept of separate entity and make the individual concerned liable to pay tax which they would have been paid but for the formation of company। मान लो इंडिया के अंदर कई लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर कई लोग सिंगापुर में, मॉरिशियस में, सिंगापुर, मॉरिशियस, साइप्रस, इन जैसी कंट्री के अंदर कंपनी बना लेते हैं। ये कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही, इन कंपनी का सिर्फ काम होता है टैक्स बचाना, क्योंकि ये जो टैक्स इवेजन करना, टैक्स हेवन कंट्री होती है सिंगापुर, मॉरिशियस और साइप्रस के अंदर, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आप देखना उनकी कंपनी दुबई, सिंगापुर, मॉरिशियस, ऐसी ऐसी जगह पे क्या होती है, साइप्रस, ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर उनकी कंपनी पाई जाती है, जो कि बिजनेस कुछ नहीं करती, जिनका सिर्फ पर्पस क्या होता है, टैक्स चोरी करने का होता है। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया, अगर कोर्ट को पता चल गया कि भाई ये कंपनी सिर्फ टैक्स चोरी करने के पर्पस से बना रखी थी, तो वहां पे क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा, वो ओनर जो है कंपनी का पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई? क्लियर है? दूसरा, अगला पॉइंट, कई बार क्या होता है, लोग, आपको बताता हूं, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर हाँ, किसी भी कंपनी के अंदर
अगर 20 से ज्यादा इंप्लॉई होते हैं, 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हो, उस कंपनी को मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी क्या होता है? ईपीएफओ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, पेंशन फंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, एम्प्लॉय को मैंडेटरी पेरोल पे लेके आना, और उनको एम्प्लॉय को क्या देना? हर तरह से जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंगली पेंशन के अंदर, प्रोविडेंट पीएफ के अंदर, इन चीजों के अंदर क्या देना? कंट्रीब्यूशन देना। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉय वेलफेयर कहते हैं इसको। एम्प्लॉय वेलफेयर को अवॉइड करने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं? कंपनी बना लेते हैं, अलग अलग कंपनी बना लेते हैं। एक कंपनी को अलग अलग कंपनियों में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक कंपनी में 10-10 इंप्लॉय ऐसे रख लेते हैं। अगर कोर्ट को ये पता चला कि इन्होंने ये कंपनी सिर्फ ये अवॉइड करने के लिए, एम्प्लॉय के वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए, कि भाई उनकी लिमिट, एम्प्लॉय की लिमिट 20 से ज्यादा ना हो जाए, इनको अवॉइड करने के लिए कंपनी बना रखी है,